नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पुराने नोट बंद करने के सरकार के फैसले को लेकर देश में राजनीति, सामाजिक और आर्थिक चर्चाएं जारी हैं। बीजेपी इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है और उसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई भी दे रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री खुद संसद में आकर नोटबंदी से हुए फायदे और नुकसान समझाएं। लेकिन विशेष में आज हम आपको इन तमाम बातों के साथ साथ बताएंगे कि सहकारी बैंकों को इसकी जद से बाहर किए जाने का क्या मामला है और इस पर तकरार दरअसल क्यों है और दलीलें क्या हैं। देश में सहकारिता का इतिहास करीब 125 साल पुराना है। देश भर में सहकारी बैंकों की करीब 1700 शाखाएं हैं। हम बताएंगे कि सहकारी बैंकों को नोट बदली और नकद लेन देन की प्रक्रिया से बाहर रखने के फैसले का क्या असर पड़ा है। साथ ही आपको बताएंगे कि नोटबंदी पर देश में किस तरह की हलचल है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। नोटबंदी के फैसले के बाद विपक्ष के निशाने पर आई सरकार ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई। बीजेपी ने इस मुद्दे पर संसद में गतिरोध पैदा करने वालों की निंदा की, साथ ही प्रस्ताव पारित कर इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी के मसले पर संसद में प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मजबूत और सतत लड़ाई की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की खूबियां गिनाई। अपने भावुक संबोधन में उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में देश में गलत जानकारी फैला रहा है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों से कहा कि योजना की सच्चाई देश को बताएं। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला ऐतिहासिक है। जितना ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, हम सब की जिम्मेवारी है कि जनता में इसकी चर्चा करें और उसके लिए सभी तथ्यों के साथ हम लोग तैयार रखें। बहुत कम निर्णय ऐसे हुए हैं सरकार के जिसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के ऊपर इतना प्रभाव रहने वाला है जितना इस एक निर्णय का। और यही कारण है कि इसका देश भर में स्वागत हो रहा है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि जब कभी देश का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको ऐतिहासिक कदम बताया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों के लिए इस फैसले से परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इससे देश में निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार नोटबंदी पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार बाधा डाल रहा है। राज्यसभा में विपक्ष को हमने बाय सरप्राइज ले लिया। जब उन्होंने चर्चा की मांग की तो हमने कहा तुरंत शुरू कीजिए, और कहने लायक बहुत कम था विपक्ष, और इसलिए उन्होंने रणनीति बदल ली कि रोजमर्रा कारण ढूंढना कि अब हम चर्चा नहीं चाहते। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एक बार फिर कहा है कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों तक से संवाद करने की जरूरत नहीं समझते। तो फिर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों के अलावा कई दूसरी पार्टियां नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर देश की जनता से भी राय मांगी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि एक खास ऐप के जरिए लोग नोटबंदी के फैसले पर अपना नजरिया सीधे उन तक पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के फैसले से सहकारिता बैंकों में इन दिनों सूनापन पसरा हुआ है। देहातों में बड़ी तादाद में फैले इन बैंकों को नोटबंदी के नए नियमों की जद से बाहर रखा गया है। ये बैंक न तो 500 और 1000 के पुराने नोट ले सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। इससे देश के कई इलाकों में किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ये है पुराना अठ्या। बुंदेलखंड की सूखी जमीन पर मेहनत पानी से खेती करते हैं। साल भर दाना पानी चलने भर का अनाज उपजा लेते हैं।
खरीफ की फसल कटी तो हाथ में कुछ पैसे आए और बड़े जतन से ये रबी की फसल की तैयारी में जुटे थे, लेकिन इनका सारा लेन देन सहकारी बैंकों पर टिका है। सरकार के फैसले के बाद बैंक ने हाथ खड़े कर दिए कि पुराने नोट वहां नहीं बदले जा सकते। पूरन अठ्या अब अगली फसल को लेकर चिंता में डूब गए हैं। समस्या ये है कि वो का है कि अब लेट वो नहीं हो रही, वो सब चीज़ें है, पैसा मिलो नहीं है, भंजो नहीं है या कछु भी है, उसके कारण से अब जो लेट चल रहा है काम और का। जब परेशानी आ रही तो अब जब लेट समय हो जा रहा है वो में का है, खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे, टाइम टेबल से पैसा नहीं मिल रहा। बुंदेलखंड में सिर्फ पूरन आठ्या ही नहीं बल्कि बाबूलाल पटेल जैसे और भी किसान हैं जिनकी मुश्किलें इस फैसले से बढ़ गई हैं। रबी की फसल बोने के लिए जब पैसे नहीं आए तो कुछ किसानों ने सब्जी उगानी शुरू कर दी है। परेशानी ये है कि खेतों में काम करने के लिए मजदूर भी तैयार नहीं हो रहे क्योंकि किसानों के पास नए नोट नहीं हैं। भैया हमने मेथी बोई है, मेथी का आपको रेट मालूम होगा कि 2-5 रुपए किलो चल रहे हो, बिक भी नहीं रहे। आज हम मंडी गए थे, वहाँ पे हमारा सौदा भी नहीं बिका। लेबर लगाना है, उनको तो पैसे चाहिए, अपन तो जैसे तैसे कर भी लेते हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। मामला सिर्फ बुंदेलखंड का ही नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, ये हैं बिहार के गोपालगंज जिले की तस्वीरें। सहकारिता बैंक में लोग खचाखच भरे हैं, लेकिन जिस उम्मीद में ये आए वो पूरा नहीं हुआ। कुछ लोग खाद बीज के लिए पैसे निकालने आए तो कुछ लोग शादी के लिए। लेकिन मुश्किल ये है कि ये बैंक खुद ही इन दिनों पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, लिहाजा जिनको 10,000 रुपए चाहिए उनको मिल रहे हैं 2,000। यहाँ पर आने पर 2,000 रुपया मिल रहा है और हमको लेना था 10-12 हजार रुपया खाद बीज खरीदना है। खेत तैयार है हमारा और हमको 2,000 रुपया मात्र मिल रहा है। फरवरी में 5 के शादी वाला लड़की है, हमारा 10,000 रुपया मांगते थे, 2,000 देता नहीं। बैंक का मानना है कि इस फैसले से उसे रोजाना लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्मचारियों का दावा है कि इससे पहले जहां रोजाना करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन होता था वो सिमट कर अब मुट्ठियों में रह गया है। बहुत बुरा इसका असर हुआ है सहकारिता में, बहुत बुरा असर हुआ है। हमारा इस समय लाइन लगा रहता था, लगभग हमको 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया प्रतिदिन हमारा जमा होता था पुराना नोट। और हमारे वो कस्टमर जो केवल सहकारिता बैंक में ही खाता रखे हैं उनके नोट नहीं बदले जा रहे हैं और नहीं जमा कर रहे हैं। सहकारिता बैंक कर्मियों के संगठन ने इसके विरोध में 25 तारीख को हड़ताल की धमकी दी है। का नोट और 1,000 का नोट हम लोग नहीं ले रहे हैं, इससे किसानों को, हमारे ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। इसका समाधान निश्चित रूप से निकलना चाहिए, आरबीआई को इस पर सोचना चाहिए। इसी के लिए हम लोग एक दिन का स्ट्राइक करने जा रहे हैं ऑल इंडिया में। देश भर में सहकारिता बैंकों की यही कहानी है। सूरत में सहकारी बैंकों के बाहर बैठे इन किसानों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। इनका मानना है कि सहकारिता बैंकों को नोटबंदी के इस फैसले के दौरान नोट अदला बदली की शक्ति नहीं मिलने से उनका नुकसान हुआ है। किसान प्रदर्शन पर उतारू हैं। शुरुआत में कई लोगों ने बैंक पर दबाव बनाया, लेकिन बैंक ने साफ हाथ खड़े कर दिए। मैनेजर ने बताया कि रिजर्व बैंक के आदेशों के खिलाफ वो नहीं जा सकते। आरबीआई हमको जल्दी आदेश दे, ऐसी हम लोग, हमारी इच्छा है और खेडूत लोग की भी है कि जल्दी हमको वो ऑर्डर दे कि वो पैसा जमा न कराने के लिए उसके खाते में वो हमको आरबीआई मंजूरी दे, वही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। और स्टाफ तो कोई भी टाइम काम करने के लिए पूरा तैयारी है। देश भर में सहकारी बैंकों की हजारों शाखाओं में लेन देन बंद होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने किसानों को पुराने नोट में ही खाद बीज खरीदने की छूट दी है, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक सहकारी बैंकों में मदद नहीं मिलती तब तक उनकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के दौरान सहकारी बैंकों की शक्ति कम करने का मामला बड़ा बनता जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट विपक्ष इस नियम में बदलाव की मांग कर रहा है। एक तरफ संसद में केरल के कई सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ केरल विधानसभा ने
विशेष सत्र बुलाकर इस मामले में केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। संसद भवन परिसर में विरोध कर रहे इन सांसदों की मांग है कि सहकारी बैंकों को भी पुराने नोट बदलने की शक्ति दी जाए। केरल के एलडीएफ और यूडीएफ के सांसदों ने सरकार के ताजा फैसले से विरोध जताया। सांसदों का कहना है कि केरल की बैंकिंग व्यवस्था में सहकारी बैंकों की बड़ी हिस्सेदारी है, लिहाजा इन बैंकों को पुराने नोट बदलने की इजाजत दी जाए। They can't go to the nationalist banks because they have their own lot of procedures. Hitherto the complaint was cooperative banks are not allowing the income tax department to seek for the details. Now government itself announced, cooperative secretary itself announced they are willing to give all the details to the income tax department whenever they want. So after that there is no justification. They should immediately reconsider the position. Allow the cooperative banks in Kerala. दूसरी तरफ इस मुद्दे पर केरल विधानसभा ने आज विशेष सत्र बुलाया। विधानसभा में सत्ताधारी एलडीएफ और विपक्ष यूडीएफ ने हाथ मिलाते हुए प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से मांग की गई कि जल्द से जल्द सहकारी बैंकों को वो शक्ति दी जाए जो सामान्य बैंकों को हासिल है। प्रस्ताव में कहा गया कि इस वक्त केरल के सहकारी बैंकों में 1,27,000 करोड़ रुपए जमा है और इस पर 3.5 करोड़ लोगों की निर्भरता है। लिहाजा सहकारी बैंकों को ताज़ा फैसले की जद से बाहर किए जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। In Kerala, the cooperative banks are a very major factor in our society. 90% of rural saving is in cooperative banks. Farmers put their money in cooperative banks. They get loans from cooperative banks. So it's really the engine of the economy. But cooperative banks have not been included in the arrangements made by the government as banks which can take deposits until the end of the year, which can make change and so on and so forth. दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जिला सहकारी बैंकों की तरफ से दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट 24 नवंबर को सुनवाई करेगी। मुंबई, सोलापुर और पुणे के सहकारी बैंकों ने कोर्ट में रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को चुनौती दी है। सहकारी बैंकों का मानना है कि इससे एक तरफ उनकी आमदनी कम हुई है, दूसरी तरफ किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। Now the farmers and other borrowers are not ready to take the loan. Average around 1 crore 15 lakhs rupees per day we have disbursed to the borrowers. But now in this case, after this scenario, we have to disburse only around 15 lakhs rupees as loan. This is the change we have faced now. It will affect the recovery also. अगर वो कोऑपरेटिव बैंकों को ये परमिशन दे देते कि आप भी पुराने 500 और 1000 के नोट बदल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि गांव के स्तर पे जितना भी हमारा बिजनेस है, जितना आज उसके ऊपर असर पड़ा है, उतना असर नहीं पड़ता। हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और इसी के चलते पुराने नोटों में उन्हें खाद बीज खरीदने की छूट दी गई है। जो कतारें थी बैंक के सामने वो कम होनी शुरू हो गई हैं। जो किसानों को एक भ्रमित किया जा रहा था कि उनको बुआई के पहले उनको बीज नहीं मिलेगी, वो आज से शुरू हो गया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध केरल में ही हो रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन रिजर्व बैंक के सामने धरने पर बैठे। उसके बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और अब केरल सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सहकारी बैंकों में पुराने नोट बदलने पर लगी रोक के बाद न सिर्फ आम जनता परेशान है, बल्कि इसका खेती और उससे जुड़े कारोबार पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। बुआई का सीजन है और किसान नकदी की कमी से जूझ रहे हैं। देश में 90% किसान नकदी पर निर्भर हैं। आमतौर पर किसान खाद, बीज और पानी का भुगतान नकद करते हैं। इसके बाद फसल पकने पर मंडी में नकद भुगतान पर बेच आते हैं। इससे जो पैसा मिलता है उसमें खेती की जरूरत का पैसा निकालकर घर में अलग रख दिया जाता है। बाकी से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की जाती हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये चलन बदला है। किसान बैंक में खाते खुलवाने लगे हैं, लेकिन किसानों के करीब 85% खाते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंकों में हैं। देखिए, बैंकिंग सिस्टम जो शुरू में विकसित हुआ वो कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम ही गाँवों में विकसित हुआ। दूसरे प्राइवेट बैंक तो बहुत बाद में निकले। तो इसलिए कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर हमारी रूरल व्यवस्था जो है, रूरल इकोनॉमी जो है,
वो काफ़ी निर्भर रही है। नोटबंदी के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नए नोट के इंतजार में हैं। कहीं कैश है भी तो वो जरूरतें पूरी करने के लिए नाकाफी है। ऊपर से रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों में नोट बदली और पुराने नोटों के लेन देन पर रोक लगा रखी है। अभी रबी फसलों की बुआई का वक्त है। किसानों के पास या तो नकदी है ही नहीं, अगर है भी तो 1500 के पुराने नोट के रूप में, जिनका बाजार में कोई लेने वाला नहीं। कुछ व्यापारी किसानों की इस मजबूरी का फायदा उठाने से भी नहीं चूक रहे। किसान उधारी में फसल बेचने को मजबूर हैं, जबकि खाद और बीज के लिए उधारी में 2 गुने दाम देने का वादा करना पड़ रहा है। भारतवर्ष के जो किसान हैं, जो मध्यम वर्ग है और जो दूसरे लोग हैं, उनके जो लेन देन है खाली कैश ही नहीं, उनका क्रेडिट भी वहीं से मिलता है। उनके जो इनपुट सर्विसेज हैं, जैसे आपका फर्टिलाइज़र है, बीज है, वो सारी चीज़ें भी जो हैं उसी से मिलती हैं। इसलिए कोऑपरेटिव के बगैर तो जो गांव का जो लाइफ है, चाहे एग्रीकल्चर हो या मिल्क कोऑपरेटिव हो, उनके लिए बड़ा एक एसेंशियल है। सिर्फ खेती नहीं बल्कि दूध और सब्जी कारोबारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांवों में एटीएम और बैंकों की तादाद बेहद कम है। जिला कोऑपरेटिव बैंकों में लेन देन पर रोक लगने के बाद इनसे जुड़े लाखों ग्राहक मुश्किल में आ गए हैं। रोक के बाद किसान खातों से अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बैंक के पास देने के लिए पैसा ही नहीं आ रहा। उनका कैश, क्रेडिट और इनपुट अगर हम देखें तो आज के टाइम में एक अगर एस्टिमेट लगाए, रफ एस्टिमेट, तो 70 से 80% निर्भरता जो है कोऑपरेटिव बैंक में के ऊपर आज भी है। चाहे बैंक हो या दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, इतनी निर्भरता आज भी है। 25 से 30% नेशनलाइज्ड बैंक है या दूसरे जो साधन है उसके ऊपर निर्भर। देश भर में तकरीबन 1700 कोऑपरेटिव बैंक हैं। इनकी अधिकतर शाखा ग्रामीण इलाकों में है। 70% किसानों के खाते किसी न किसी सहकारी बैंक में हैं। इन बैंकों का कामकाज ऑनलाइन नहीं बल्कि बही खातों से चलता है। इस वजह से भी खातेदारों की दिक्कतों में इजाफा हुआ है। अब अगर पैसों की किल्लत के चलते रबी की बुआई में देरी हुई तो न सिर्फ किसान बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचने का खतरा है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ज़ैगब मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी का फैसला सहकारी बैंकों के लिए राहत लेकर आया था। लगातार घाटे में चलने और नकदी की कमी से जूझने वाले सहकारी बैंकों में नोटबंदी के पहले 4 दिन खूब पैसे जमा हुए, लेकिन सहकारी बैंकों में पुराने नोट जमा न करने के आरबीआई के आदेश ने इन बैंकों के जिंदा होने की उम्मीद खत्म कर दी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में जिला सहकारी बैंक की कुल 62 शाखाएं और 16 एटीएम हैं। नोटबंदी के आदेश के बाद यहां लेन देन अचानक बढ़ गया है। इसके बाद बैंक को लगा कि नकदी की कमी से जूझने के दिन चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिजर्व बैंक ने तमाम सहकारी बैंकों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा करने पर रोक लगा दी। इसके बाद देश भर में सहकारी बैंक की तमाम शाखाओं में लेन देन पूरी तरह से बंद हो गया। इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है। Lot of people got small pieces of land. The peasants, they could not do anything by themselves. So they joined together and make primary cooperative societies. They put whatever income they have in that society and they can get loans as easy as possible because the director boards are local people, especially political people. They can get the money back very easily. देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 62% शाखाएं शहरी इलाकों में हैं। बाकी की 38% शाखाओं में से अधिकतर वहां हैं जहां कस्बाई आबादी है या कोई व्यापारिक औद्योगिक गतिविधि है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 17,007 शाखाएं हैं। इनमें से भी कई कस्बाई इलाकों में हैं। देश के 94% गांव अभी भी बैंकिंग सुविधा से अछूते हैं। ऐसे में जिला सहकारी बैंक छोटे, मझोले और भूमिहीन किसानों के लिए जीवन रेखा का काम कर रहे हैं। Basic economy of Kerala rural and even to some extent urban is based on cooperative societies. There is a huge amount of money deposited by the local people in the society and they want to take that money whenever it is required.
सिर्फ उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 1700 शाखाएं हैं। इनमें से 50 जिला सहकारी बैंकों की तकरीबन 1400 शाखाएं हैं। केरल में 14 जिला सहकारी बैंकों की तकरीबन 1600 शाखाएं हैं। महाराष्ट्र में 16 जिला कोऑपरेटिव बैंक हैं। ओडिशा में 17, पंजाब में 18, राजस्थान में 29 और उत्तराखंड में 10 जिला सहकारी बैंक हैं। इन बैंकों में पुराने नोटों के लेन देन पर रोक लगने के बाद सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि इनसे जुड़े लाखों किसान परेशानी में आ गए हैं। 2 महीने तक अगर उसको पैसा होना है, उसके फार्मर्स को अगर फर्टिलाइज़र होना है, पेस्टिसाइड होना है, अगर कोई चीज़ उसको लाना है, खरीदना है या सिंचाई के काम में कोई औषध ला के उसको सिंपड़ना है, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। ऐसे सारी चीज़ों को सोचना चाहिए। आरबीआई ने अभी कोऑपरेटिव बैंक को नोट सप्लाई पर भी रोक लगा दी है। इससे बैंक के सामान्य लेन देन भी बंद हो गए हैं। बुआई का मौसम है, किसानों के पास नकदी की भारी कमी है। हालांकि कोऑपरेटिव बैंक काफी हद तक किसानों की मदद कर सकते थे, लेकिन सरकार ने ये रास्ता भी बंद कर दिया है। ऐसे में किसानों के सामने खाद, पानी और बीज के भुगतान का संकट हो गया है। दुकानदार भाई नगद कैश पहुँच दी, नगद कैश पहुँच दी। परसों गई 1 किलो धनिया में खाद डाल रहा तो कहा था 1000 का नोट, हम कल फुटकर पैसा बिना वो परेशान बाटी। कहा था 1000 का नोट हो ले आवा, 1 किलो खाद ले जा, हम पैसा धैल लेते ही, जब चली तब देवे, हम वैसे ना देव। कोऑपरेटिव बैंक में नोट बदली और भुगतान पर रोक के बाद सबसे ज्यादा असर केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के किसानों पर पड़ा है। यहाँ अधिकतर छोटी जोत वाले किसान बैंकिंग जरूरतों के लिए सहकारी बैंकों पर निर्भर थे। नोटबंदी के बाद ग्रामीण इलाकों में पहले ही नकदी का भारी संकट है। ऐसे में सरकार का ये फैसला लोगों की दिक्कत में इजाफा करेगा। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। देश में सहकारी आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। दरअसल भारत में सहकारिता सफलता की उन कहानियों में शुमार है जिन्होंने देश के गांवों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। आज भी देश के सहकारी संस्थाएं किसान और देहाती आबादी को सिर उठाकर जीने का मौका देती हैं और शहर से जुड़ने का मौका भी। कुल मिलाकर आप सहकारी संस्थाओं को गांवों की रीढ़ भी कह सकते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए आपको चलते चलते छोड़ जाते हैं सहकारिता के इतिहास के साथ और आपको बताते हैं कि सहकारी संस्थाओं ने किस तरह से गांवों की तस्वीर बदली। नमस्कार। आपको ये गीत और धुन तो याद ही होगी। कहने को ये अमूल का पुराना विज्ञापन है, लेकिन अमूल को इस मकाम तक लाने वाली सहकारिता के इतिहास गाथा को जानने समझने की जिज्ञासा भी यही विज्ञापन जगाता है। हो गए हैं साकार, दम के मारा ये घर बार, आबे खुशियों की फुहार, 12 महीने है त्योहार, सुनो सुनो रे। देश में सहकारिता की सफलता की सबसे बड़ी मिसालों में से एक अमूल। दूध का सागर बहता जाए, कंगन सोने की घंटाएं, सुनो द्वार पे शहनाई, हमारे घर झंझ लक्ष्मी के बाजे। लेकिन अमूल से कई साल पहले से सहकारिता देश के ग्रामीण और वंचित इलाकों के लिए विकास की नई रोशनी लेकर आई। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जब देश अकाल के भीषण दौर से गुजर रहा था, इसकी मार सबसे ज्यादा गांव देहात में पड़ रही थी, जहां किसानों के पास न तो खाने के लिए अनाज था और न ही जीने के लिए पैसे। इसी दौरान सहकारी साख समितियों के गठन की जरूरत महसूस की गई। साल 1900 में मैगलेन और डुप्लेक्स ने मिलकर पहली ऋण समिति बनाई। 1901 में अकाल आयोग की रिपोर्ट और एडवर्ड मैक्लेगन की सिफारिशों पर एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में भारत सरकार ने सहकारी साख समितियों के गठन पर मुहर लगा दी। इसके बाद सन 1903 में सेंट्रल असेंबली में एक बिल लाया गया और आखिरकार 1904 में सहकारी साख अधिनियम अस्तित्व में आया। इस अधिनियम का मकसद किसानों, कारीगरों और सीमित साधनों वाली ग्रामीण आबादी में बचत, स्वसहायता और सहकारिता की भावना को जगाना था, ताकि वो गरीबी से स्वावलंबी होकर लड़ सकें। हालांकि इस अधिनियम में कई खामियां भी रह गईं। बाद में इसमें सुधार करते हुए सहकारी समिति अधिनियम 1912 पारित किया गया।
साल 1914 में एडवर्ड मैकलेन की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की सिफारिशों के आधार पर किसी भी सहकारी समिति के गठन में पूरी तरह से सावधानी बरतने की बात कही गई। साल 1919 तक सहकारिता का सिद्धांत रंग लाने लगा। 1919 में ही सहकारिता को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में राज्य के विषय के तौर पर शामिल कर लिया गया और उन्हें अपनी सुविधानुसार कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। सहकारिता भारत को नई दिशा में ले जा रही थी और यह ग्रामीण इलाके में लगातार साबित भी हो रहा था। इसी दौरान पहले त्रिभुवन दास और बाद में वर्गीश कुरियन जैसे सहकारिता के पुरोधाओं की बदौलत इसमें कई नए प्रयोग हुए। आजादी के बाद देश के नेताओं ने गरीबी उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक विकास में सहकारी क्षेत्र की भूमिका को सर्वोपरि माना। सरकार ने साफ माना कि पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता सहकारी समितियों की सहभागिता पर ही निर्भर करेगी। 1954 में आई ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट में सहकारी समितियों की ओर से दिए गए कर्ज को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम कहा गया। यही वजह है कि 1998 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारिता को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की अनुशंसा की। 1950-51 में देश भर में सहकारी संस्थानों की संख्या 1,81,000 थी। उस वक्त इससे जुड़े लोगों की संख्या महज 1,55,000 थी, करीब 1.5 करोड़ थी। 2003 में देश भर में 5,41,000 सहकारी संस्थाएं आंकी गईं, जबकि इससे जुड़े लोगों की संख्या 22 करोड़ 15 लाख हो गई। ये सहकारिता की सफलता की कहानी ही है कि आज सहकारिता के आधार पर चल रही चीनी मिलें, कोल्ड स्टोरेज, इफ्को और ग्रभको के विशाल उर्वरक कारखाने किसानों के बीच उम्मीद की किरण जगाए हुए हैं। गुजरात का अमूल दुग्ध उत्पादन आज भी सहकारी क्षेत्र में अव्वल माना जाता है। अमूल का विचार तो देश में दुग्ध क्रांति ले आया। किसानों को कर्ज देने की बात हो, बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां, कृषि उपकरण या उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन की बात हो, हर जगह सहकारिता ही जड़ में है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलवाने में भी सहकारिता का योगदान ही है। ये सहकारी संस्थाओं की अहमियत ही है कि आज भी दिनों दिन नई संस्थाएं न सिर्फ खुल रही हैं, बल्कि बखूबी काम भी कर रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2009 से 2012 के बीच सिर्फ 3 सालों में ही 209 नई सहकारी संस्थाएं खुली और इनमें से कोई भी निष्क्रिय नहीं पाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।